अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, पर आज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े दावों के बावजूद सैटेलाइट इमेजरी ये दिखाता है कि दोनों मुल्कों को महदूद नुकसान ही हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सफारती ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के कम अज़ कम 2 तैयारों को मार गिराया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडिया के हमलों में पाकिस्तान की बाज़ एयर बेसिस को भी कुछ नुकसान, महदूद नुकसान पहुंचा है। इस रिपोर्ट का दावा है कि भुलारी एयरबेस के एक हैंगर को नुकसान हुआ और नूर खान एयरबेस जो कि हिसास इलाके में वाक़ है भी मुतासिर हुई है, जबकि इंडिया ने अपनी 4 एयर बेसिस पर होने वाले जुज़वी नुकसान को खुद ही तस्लीम किया है। अगर जानी नुकसान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर 40 सिविलियंस जिनमें 7 बच्चे और 15 ख़वातीन शामिल हैं की शहादत की तस्दीक की है। पाकिस्तान के 15 फौजी एहलकार भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले तकरीबन 1100 ख़ानदानों को हिजरत भी करनी पड़ी और 30 से ज़्यादा घर भी मुकम्मल तबाह हुए। इंडिया के मुताबिक इसके कम अज़ कम 30 शहरी और 5 फौजी इस कशीदगी में हलाक हुए हैं। दोनों मुल्कों के माशी नुकसान के हवाले से कोई हतमी इदादो शुमार सामने नहीं आ सके, लेकिन ये बात तो अब हतमी है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है और वो तकरीबन जो है वो हर फोरम पर इसकी क्रेडिट भी ले रहे हैं और दोनों मुल्कों पर तंजिया जुमले भी कस रहे हैं। Fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. नाज़रीन, पाकिस्तान ने कह दिया है कि एक तीसरा फरीक जो है उसको दहशतगर्दी के मामलात की तहकीकात करनी चाहिए और ये भी कहा है कि एक तीसरी जगह के ऊपर बातचीत भी हो सकती है। इस बात के ऊपर ये कहा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इमादा हैं, मगर अगर आप सिमला अग्रीमेंट की तरफ देखें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने जिसके ऊपर दस्तखत किए थे, वहाँ पे तीसरे फरीक की कोई जगह नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि बाहमी तौर पर मामलात को हल किया जाएगा और अगर दोनों मुल्कों की रजामंदी हो तो फिर कोई ना कोई हल ढूंढा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिना रबानी खर साहिबा, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर की चेयरपर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हिना साहिबा, मुझे ये बताइए कि डिप्लोमेटिकली अब पाकिस्तान के पास क्या हल है, इसलिए चूँकि हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, कह दिया है कि जी हम तीसरे फरीक को इंटरटेन नहीं करेंगे, हम किसी तीसरे फरीक की मौजूदगी में बातचीत नहीं करेंगे, तो डिप्लोमेटिकली अब हम क्या कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ जो है वो हमें साफ नहीं आ रही। फिर से अगर हम बात करें आपसे या कोशिश करें कि हम आपसे बात करें। इस वक्त हमारे साथ हैं आमिर राना साहब, सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ के जो है डायरेक्टर हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब सवाल ये है कि न्यू नॉर्मल तो कह दिया है हिंदुस्तान ने कि ये न्यू नॉर्मल होगा और इसका जो जवाब होगा, जो भी दहशतगर्दी वहाँ पे होगी उसका जवाब जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर देगा। अगर ये न्यू नॉर्मल है तो आमिर राना साहब फिर आगे जाके डिप्लोमेटिकली हमारे पास किस किस्म के आप समझते हैं ऑप्शंस रह जाते हैं? देखिए, ये बहुत ही इस वक्त मुश्किल सवाल है क्योंकि जो पूरी सूरत हाल कशीदगी की डेवलप हुई है उसमें अभी रैशनल डिस्कोर्स की गुंजाइश कम है दोनों तरफ और यकीनन इसके ऊपर ज़रूर हो रहा होगा। इसको पब्लिक डिबेट में इस क्वेश्चन को लाना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर जो 2002 से
इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव है, उसमें एस्केलेशन होती रही है। और 2 मरतबा बहुत ही करीब हम जो है मुज़ाकरात के पहुंचे और रेजोल्यूशंस के पास आए, जी लेकिन हर मरतबा जो है वो कोई ना कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि दोबारा जो है चीज़ें जो है वो ज़ीरो के ऊपर चली जाती हैं। तो जी अभी भी ऐसा लग रहा है कि, और ख़ास तौर के ऊपर उन हालात में जब इंडिया का एक पोस्चर जो है जी वो बड़ा डिप्लोमेटिक, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास उसकी इकोनॉमी के अलावा जो उसका जी पॉलिटिकल कैपिटल है जी इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान अगर बात करेगा भी, अगर वो मान भी जाए, जी तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी बातें मनवाने की, और राइट। हमारी तरफ से मुतालबात क्या होंगे? ये बड़ा आपने अहम सवाल उठाया। हमारे साथ है पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर की चेयरपर्सन हिना रबानी खर साहिबा, जो इस वक्त आमिर राना साहब बात कर रहे हैं कि जी हम अपने क्या शर्त है जो मनवाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने एट द गेट को कह दिया कि जी हम रिजेक्ट करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी और न्यूट्रल साइट के ऊपर भी कोई बातचीत नहीं होगी। तो जो भी बातचीत होनी है वो बाहमी तौर पे होनी। तो हमारे पास डिप्लोमेटिकली क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अभी जो भी अभी असेसमेंट दी जा रही थी, मेरे नजर में टू हैव अ वेरी डिम व्यू ऑफ वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स विल बी इन दिस स्टेट। जी और आपको पता है कि मैं आई थिंक पिछले 20 साल में कभी भी चेस्ट हम्पिंग पे बिलीव नहीं करती। मैं ये नहीं बिलीव करती कि कोई भी नैरेटिव ऐसा जिसको हॉस्टिलिटी की फिजा में शेप किया जाए वो जी मुल्क के लिए या खित्ते के लिए अच्छा होता है। मैं ये भी नहीं बिलीव करती कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिजर्वेशन एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आई बिलीव इन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, ठीक है जी। लेकिन उसमें आपको किसी भी चीज में आपको रियलिटी पे तो बेस करना पड़ेगा ना। तो अगर इस वक्त आपके मुल्क की रियलिटी एक पॉजिटिव तरफ आपको दिखा रही है, आपका बिहेवियर पॉजिटिव दिखा रहा है, आपका बिहेवियर ने रैशनल बिहेवियर दिखाया है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है, रिस्ट्रेन्ड बिहेवियर दिखाया है, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द वॉर थिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवर क्वालिफिकेशन ऑफ आवर एयरमैन वर्सेस the Right. the other party. Right. I'm talking about Pakistani society also. Right. I'm talking about Pakistan की media. I'm talking about the fact कि पाकिस्तान ने अपना humor memes के जरिए दिखाया, बजाय इसके कि वो अपना गुस्सा झूठ के जरिए दिखाया. I think this is the moment to celebrate. Let's celebrate that much. लेकिन और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए मैं पिछले 20 सालों से कोई हर किस्म के think tanks, small dialogue policy, बड़े डायलॉग, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, also very very छोटे dialogues, which are in some ways across the Atlantic also, yeah. और उनमें एक चीज, एक ट्रूथ माना जाता है, और वो हमेशा से ये माना गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगी हमारे खित्ते में तो इंडिया की कन्वेंशनल सुप्रीमेसी हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनडाउटेड। इट्स द ट्रूथ। तो अब वो गलतफहमी दूर हो गई है, ये इल्यूजन खत्म हो गई है। आप और मैं, हम चीफ के ये कहने की, या इंडिया की तरफ से कोई चीफ के ये कहे ना कहे, जो नोट होना था दुनिया के सारी तमाम कैपिटल्स में, वो नोट हो चुका है। अच्छा, दैट्स अ रियलिटी। राइट। दूसरी चीज, let me say, that's not the only thing. No, that's not the only thing that has been noted. The other thing that's also been noted, इसके 2 न्यूक्लियर पावर, जिनको कहा जाता था कि साउथ एशिया में फ्लैश पॉइंट होगा, कश्मीर के ऊपर होगा, और इंडिया ने पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि मैं उनकी इस वक्त बहुत कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं, वो आके बार बार पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि मैं इस डिस्प्यूट को, जो कि इंडिया कहता है डिस्प्यूट ही नहीं है, इंडिया कहता है हमारा इंटेग्रल पार्ट है, रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने हर जगह अगर कहा कि ट्रेड इंडिया के साथ करूंगा तो उनका पाकिस्तान के साथ करूंगा, तो वो इक्वलेंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने तमाम मूव्स दिए, तमाम जिम्मेवारी की दुनिया देखते क्या कौन इंटरनेशनल लॉ के तहत। जी, मेरा ख्याल है हिना साहिबा से फिर हमारा जो राब्ता है वो नहीं हो पा रहा। हमें एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट शायद आज देखी हो, दोनों तरफ से ये बात कहा जा रही है कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग, भड़के मारी, बट सैटेलाइट इमेजरी शोड लिमिटेड डैमेज। अब सवाल ये है कि हमने उनके 2 त्यारे कम अज़ कम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने उनके कम अज़ कम 2
हत्यारे मार गिराए हैं। मगर ये जो बात अब आ रही है कि उन्होंने भी डैमेज किया है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, तो जो आप चूँकि दफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपको लगता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर करना होगा सर? आप म्यूटेड हैं सर। जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी काविया जी बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये सिर्फ एक अखबार की आप रेटिंग पे उठा के नहीं कर सकते। मैं रोजाना तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग बीबीसी और बहुत सारे और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी। वो सब एग्री करते हैं और अपने आर्टिकल्स में अब लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के क्लेम सब्सटैंशियली आर फाउंड टू बी ट्रूथ। मैं एक रीजन भी देता हूँ। देखिए एक तरफ हमारा डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब बात करते हैं, अपने पिक्चर दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, आपको प्रूफ देते हैं और सबसे बड़ी बात अगर ये भी बताते हैं कि डिजिटल प्रूफ भी है हमारे पास। उसकी तफसील का शायद टाइम आपके पास ना हो, मैं जा सकता हूँ। और दूसरी तरफ इंडियन एयर मार्शल खुद आकर, मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है जी, मुझे इंडिया जाने की पहले जरूरत है। इंडिया के एयर मार्शल तशरीफ लाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं किसी ने, आप जैसी कोई जर्नलिस्ट बैठे, उसका पहला सवाल क्या होगा जब एयर मार्शल साहब सामने इंडियन एयरफोर्स के बैठे होंगे कि एयर मार्शल साहब आपके कितने जहाज डिस्ट्रॉय किए पाक फिजाई ने? आप कहते हैं कि हमें नहीं बताएं क्योंकि जंग में नुकसान हो जाता है, दुश्मन को खुशी होगी। आपसे पूछा जाता है अच्छा आप नहीं बताना चाहते कितने नंबर, तो आप बताएं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कितने मारे, वो भी हम नहीं बताना चाहते। तो नहीं, आप वो तो बताइए हमने मुझे। बराह तो रास्त मेरा तो दिखाया मानना ये है चिश्ती कि साहब, मार्शल साहब को मगर मेरा सवाल आपसे ये था, और चूंकि इतनी जगह श्रिंक हो गई है ना जी, बातचीत कोई सेन बातचीत इस पूरे दौरान तो नहीं हो सकी, तो इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आर यू सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम? मेरा ख्याल है हमारे जहनों में एक पिक्चर ये आ गई है कि पाकिस्तान के आम लोगों के जहनों में हमने डाल दी है, या हो सकता है हमने डाल दी हो, कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई कंक्रीट दीवार है 100 मील ऊंची, कोई चीज एंटर नहीं हो सकेगी, जो आएगी वो टकरा जाएगी। देखिए जब जंगें होती हैं तो उसमें एक डैमेज, लेवल ऑफ डैमेज फर्क हो सकता है, लेकिन डैमेज होता है। यू कैन नॉट से कि कोई भी चीज पाकिस्तान में आ गई तो ये कैसे आ गई। दुनिया में जो असला बेचने वाले होते हैं, जो वेपन बनाता है, जो ड्रोन बनाता है, जो मिसाइल बनाता है, उसका दूसरी कंपनी तोड़ बनाती है। जब वो तोड़ बना लेती है तो मिसाइल बनाने वाली कंपनी और मॉडिफिकेशन करके उसका तोड़ निकाल लेती है। तो ये ऑनगोइंग रेस है जी। ये बचपन में मैंने जब नौजवान कंप्यूटर खरीदना चाहता था तो मुझे मैंने किसी से उस पे मैं आती हूँ सर। आपकी आप अभी भी नौजवान है सर, आप अभी भी नौजवान है। तो मैं ये जो आपने इम्पोर्टेंट बात की है वो लेट मी टेक दैट फॉरवर्ड। आमिर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, देखिए फैटफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, फिर हमने ख़ुद भी मुंबई हमलों के बाद हमने स्टेप्स लिए। हमने जैश ए मोहम्मद, जमातुल दावा के 2020 के अंदर भी हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है कॉन्फिस्केट किया। हमने ख़ुद से ये इक़दाम उठाए। क्या वो नाकाफ़ी थे कि इस तरीके से हमारे ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? देखिए ये तो भी पाकिस्तान ने तो ऑफर किया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसी भी बाहर के फ्रीक से हो जानी चाहिए, और इंडिया को इस ऑफर को जो है मेरा कहना कि कबूल करना चाहिए था, क्योंकि हमारा कोई बायलैटरल काउंटर टेररिज्म का मैकेनिज्म सच है नहीं, और जो लिंक्स थे भी वो भी हमने बहुत पहले ही जो है वो ख़त्म हो गए थे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड जो है अभी उसी कशीदगी के माहौल में है, और हम सिर्फ जो है जंग के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि किसने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया इसके अंदर और एक बैलेंस जो है क्रिएट किया एयरफोर्स फिजा के अंदर भी और ग्राउंड के ऊपर भी। लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो डायलॉग का है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं कि होगा और न्यूट्रल जगह पे होगा, उसके लिए एफर्ट्स क्या हो रही हैं। और इस वक्त मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया की अभी भी उसका कैपिटल जो है डिप्लोमेटिक वो इंटैक्ट है, बावजूद कि उसने वेस्ट को कई जगहों के ऊपर चैलेंज किया है। उसने यूक्रेन के इशू के ऊपर किया है, ईरान के इशू के ऊपर जिद किया अमेरिका को, वो उनकी मेमोरी के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद जो उसका इकोनॉमिक उसका पोस्चर है और स्ट्रेंथ है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसमें कौन से इशू होंगे जिस पे बात हो सकती है? जाहिर है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि पानी के ऊपर हो, कश्मीर हो,
और दहशतगर्दी को भी शामिल कर लें। लेकिन इंडिया की कोशिश तो ये होगी कि सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर हो, ज़मीनी तौर के ऊपर। एजेंडा जो तय करना है, ये तो बड़ा मसला है इस वक्त। जी, ये जो आपने बात कही है, इसको मैं आगे लेके बढ़ती हूँ। हमारे साथ हिना रबानी खर साहिबा भी हैं। हिना रबानी खर साहिबा, अगर आप कोल्ड फैक्ट्स को देखें तो इस वक्त जो ट्रेड का हुजम है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, वो है $129 बिलियन, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है वो है $5.1 बिलियन। लेट्स लुक एट द कोल्ड फैक्ट्स। अगर हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है कि जी किसी भी न्यूट्रल जगह पे हम बातचीत नहीं कर सकते और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अलाउड नहीं, यानी अमेरिका की इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? आई मीन, वी रियली नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। देखिए, आई थिंक वी हैव टू कंप्लीटली रैशनल, और हमें कोल्ड फैक्ट से ऊपर ही हम बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ जो बताने की कोशिश कर रही हूँ या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले 20 साल से इन्हीं कोल्ड फैक्ट्स के ऊपर, और एक स्टेट को कई सॉफ्ट फैक्ट्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। वो होते हैं उस नेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी, उस नेशन की क्रेडिबिलिटी, वो नेशन कितना एक इंटरनेशनल लॉ के दायरे में अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करता है, क्या वो नेशन कॉन्फ्लिक्ट सीकर है या पीस सीकर है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की करता है या डिस्प्यूट को ज्यादा। तो दुनिया की आप कह रहे हैं कि एम्पैथी हमारे साथ है इस बार? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मुनीज़ा, दैट वुड बी माय ओपिनियन। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दोबारा कोल्ड फैक्ट्स को देख के 2019 में जब इंडिया ने यही यूनिलैटरल स्ट्राइक आउटसाइड ऑफ द दायरा ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो उस वक्त अगर आप दुनिया की स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो वो इंटायरली ऑलमोस्ट इंडिया के इस एक्ट को एज सेल्फ डिफेंस समझ रही थी, डिफेंड भी कर रही थी। और 2025 में जब इंडिया ने वही किया, एक ज्यादा अमल की, नॉ स्ट्राइक की, लेकिन प्रिंसिपल वही की, इंटरनेशनल बॉर्डर की, रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर की। राइट। तो उस वक्त पूरी दुनिया डिड नॉट जंप टू डिफेंड इंडिया और टू सेलिब्रेट व्हाट इंडिया हैड डन। राइट, राइट। मेरे नजर में उसमें एक वजह इंडिया का अपना बिहेवियर है पिछले 7 सालों में, जहाँ पे उसने ये समझा कि वो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बन सकता, but Canada के सॉइल में भी बन सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सॉइल में। Right. So they are standing on thin ice diplomatically. I've heard you. However, I don't. हिना जी, एक चीज़ आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप खारजा अमूर की चेयरपर्सन हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमारे फ़ायदे में होगा कि सदर ट्रंप जो है और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें तीसरा फरीक बने, इसलिए चूँकि सिमला मुआहदे के अंदर तो 2 तरफ़ा बातचीत होगी। दूसरी तरफ ये है कि सदर ट्रंप तो समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला 1500 साल पुराना है, तो उनकी जो इंटरेस्ट है क्या वो काफ़ी होगा, और जो उनका झुकाव रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान की तरफ, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, आप जो वजूहात बता रही हैं ना, एग्जैक्टली उन्हीं वजूहात को मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पा रही हूँ। क्योंकि एक मुल्क जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस लेवल का ताल्लुक इंडिया और यूएस का पिछले 10 सालों में, 15 सालों में इस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया की कई रेड लाइंस हैं जो कि उनकी डिप्लोमेटिक रेड लाइंस हैं। कश्मीर को डिस्प्यूट ना कहो, कश्मीर तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है। पाकिस्तान और इंडिया को हाइफिनेट नहीं करें, पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ। ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल रिपीटेडली, सिर्फ ट्रूथ सोशल में नहीं बल्कि रिपीटेडली ट्वीट्स में, रिपीटेडली स्टेटमेंट्स में, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको आप करना चाहें करें नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम राइट नाउ। उन्होंने ये सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इंडिया की जो इंडिया ने एक पूरा एक मिथ और लेजेंड बड़ी खूबसूरती के साथ क्यूरेट की ओवर द लास्ट 10 years, दे हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, राइट? तो जब आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल है, बिकॉज हमने एज ए नेशन और हमारी मिलिट्री ने एज ए मिलिट्री जो चीज प्रूव की है वो ये है कि हम रैशनल, रिस्ट्रेन, रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और डायलॉग में हमें बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली कहना चाहिए कि हम ऐसा ही मुल्क हैं जो डायलॉग, नेगोशिएशन भी करेगा, और उसमें अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, वो थर्ड पार्टी वो जिसने हमेशा एक सालसी का रोल अदा किया। 2019 में किसने इंटरजेक्ट किया था इन सम वेज? So I think this should be very clear. We stand on the side of negotiation, peace, and seek dialogue through that. Seek peace through that. And others may
उनको कहने दें वो क्या कहने चाहते हैं, Right. वो बताने दें उनको दुनिया राइट को वे do that. सो फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग मैं ये गैदर कर सकती हूँ कि आपने कहा है कि अगर अमेरिका तीसरा फरीक बने तो ये एक अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। हिना रबानी खर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अपनी बहस जो है आमिर राना साहब के साथ और चिश्ती साहब के साथ आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे से बात कर रही थी पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब हिना रबानी खर साहिबा, और उन्होंने कहा कि वो सदर ट्रंप की इस वक्त जो है उनकी एक तरह से उनकी हमायत करती हैं, और अगर अमेरिका जो है तीसरा फरीक बने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत में तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा और मुस्तफ़ीद जो है वो होगा। आपकी जानिब आती हूँ आमिर राना साहब, जो बात की हिना रबानी खर साहिबा ने उसके अंदर देखिए अगर टेररिज्म के ऊपर बात होगी तो बहुत कुछ जो है हिंदुस्तान मांगेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मामला हुआ पहलगाम का, कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उन्होंने इसको क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर 2 दिन तक उनकी जो प्रेस रिलीज़ है वो रही उनकी वेबसाइट पे या उन्होंने जो टेलीग्राफ भेजा था उसके ऊपर, और फिर 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे उस पर साइबर अटैक हो गया था तो ये गलत प्रेस रिलीज़ है, फिर उन्होंने उस क्लेम को वापस ले लिया। तो हम इसको कैसे देखें इस मामले को? देखिए, इसके अंदर तो इसीलिए तो पाकिस्तान ने भी ऑफर किया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस फ्रंट इसके अंदर वाकई इन्वॉल्व है तो वो है क्या, कि उसमें क्या पाकिस्तान का हिस्सा है भी या नहीं, है ये कश्मीरी है या कोई इंटरनेशनल दहशतगर्द गिरोहों से उनके ताल्लुक है। ये तमाम मामला तो खुलने उस वक्त थे जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती प्रॉपर, वो तो हुई नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है अभी स्पेकुलेटिव सिनेरियोस चल रहे हैं, और उसके किसी भी एक नैरेटिव के ऊपर बात करना और उसको ठीक समझना बड़ा मुश्किल सा इस वक्त सूरत हाल के अंदर महसूस होता है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा, अगर बातचीत हुई कि ये दहशत गर्दी तक रहे और उसमें 2 या 3 इशू जो हैं उसके अंदर आ जाए, पानी का शायद उसमें आ सकता है, तो उसमें पाकिस्तान निगोशिएट क्या करेगा। निगोशिएट करना टेररिज्म के ऊपर वो बहुत ही इस वक्त एक मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने मेजर्स ले चुका हुआ है फेटफ के अंदर भी, प्रेशर के अंदर भी, बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं, जमातो दावा के हाफिज सईद के ऊपर भी, लखवी के ऊपर भी, वो जेल के अंदर भी है। अब उसके अंदर मजीद पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है, ये बहुत मुश्किल होगा इसको आइडेंटिफाई करना। अभी वो कैंप्स भी जो पहले जगह जगह के ऊपर 9/11 से पहले होते थे वो भी कहीं पे नजर नहीं आते। तो ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा उनकी डिमांड्स को देखना। उनकी डिमांड्स के अंदर जाहिर है वो कुछ लोगों के नाम होंगे, 5-6 लोग जो बार बार उनका नाम आता है, जिक्र आता है, उनकी हवालगी की बात होगी, उनके ट्रायल की बात होगी। मसूद अजहर फॉर एग्जांपल, वो तो इस वक्त जेल में नहीं है। दाऊद इब्राहिम है, लखवी है, और कुछ और नाम है। तो ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी डायलॉग के अंदर, और पाकिस्तान के लिए बहुत वो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी मेरे ख्याल में। जी चिश्ती साहब, आपकी जानिब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को जब इंटरव्यू दिया तो वो इस बात का इतराफ़ कर गए और उन्होंने कहा कि माजी में वी हैव डन द डर्टी जॉब ऑफ द यूएस एंड ऑल्सो ऑफ द यूके, यानी कि हम ये गंदा काम जहादियों को पालने का करते रहे हैं। ये जो इतराफ़ है जो उन्होंने किया, उसको कैसा देखा जाएगा इंटरनेशनली? मेरी ज़ाती नज़र में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप किसी को कत्ल साबित करने में अपनी चोरी मान लेते हैं तो चोरी तो मान रहे हैं आप। तो अगर आप ये कहें कि जी अमेरिका ने सारा करवाया था हमारे से, लेकिन हमने भी थोड़ा किया था, बट वी नो दैट अमेरिका कैन गेट अवे विद द मर्डर। मैं ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ कि अमेरिका बड़ी पावर है, उसकी दुनिया में रेलेवेंस है। अगर आप कहें कि हमने उसका डर्टी काम किया था, तो वो तो सुपर पावर्स दोनों करवा रही थी जब कोल्ड वॉर थी, अपना अपना एजेंडा था। आज भी जिसके पास माइट है उसके पास वो करवाएगा, और कल को जो छोटा करने वाला है, जो मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है, जो भी नाम दे ले उसका, और कल को वो कहे जी इसने करवाया था, तो जाहिर है दुनिया तो आपको आपकी नजर से, सिर्फ अपने लेंस से आपकी तरफ फोकस करेगी। वो ये नहीं कहेगी कि अच्छा वो देयर वाज अ बिगर क्राइम और ये ऑफ शूट था या उसका बाय प्रोडक्ट था, तो ये भी चलो एक्सेप्टेबल है। जो दुनिया में देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी,
दुनिया आपसे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही सिर्फ बात करती है। जब तक किसी की कॉमन नेशनल इंटरेस्ट हमारे साथ है, वो लुक दी अदर साइड करेंगे। 1979 का देख लें, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, America kept looking the other side because of on not focusing on the nuclear or whatever हमारा प्रोग्राम चल रहा था। And almost हमें F-16 भी मिले 1982 में। 1989 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो हमारा जो सर्टिफिकेट देना था प्रेसिडेंट ने कि जी ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में नहीं इन्वॉल्व, उन्होंने विद होल्ड कर लिया। हमारे F-16 होल्ड कर लिए, हमारे स्पेयर पार्ट्स देने जो हमारे पास ऑलरेडी 40 F-16 थे उन्हें बंद कर दिए, और फिर कहा गया कि अगर आपने पैसे लेने तो पैसे नहीं देंगे। चिश्ती साहब, दैट ब्रिंग्स मी टू द अदर क्वेश्चन जो मैंने हिना साहिबा से भी पूछा कि आपकी नज़र में दफाई तज्ज़ियाकार हैं आप, जो हम कह रहे हैं कि जी तीसरा फरीक जो है इसके अंदर शामिल हो। आपने कहा कि मुल्कों के अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो अगर हम अमेरिका को दावत दें कि आप शामिल हों कश्मीर के मसले के ऊपर, तो उनका कितना कॉमन इंटरेस्ट होगा कि वो हमारा जो एक मौक़िफ़ है कि कश्मीर जो है वो वहाँ पे प्लेबिसिट हो और फिर उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट हो हम उसको एक्सेप्ट करें, उनका कितना कॉमन इंटरेस्ट होगा उस बात को आगे लेके जाने का? दिस इज अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन आपकी, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी प्लेट में इस वक्त क्या है। जो मेरी नजर में है, हमारी प्लेट में इस वक्त ऑलमोस्ट नथिंग है। जब इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हम रोजाना उठ के मीडिया में भी, पब्लिक में भी, डिप्लोमेटिकली भी हम शोर मचाते थे कि भाई हम बड़े रेलेवेंट हैं दुनिया में, कश्मीर बहुत रेलेवेंट है। दुनिया लुक दी अदर साइड करती थी कि नहीं करती थी? वो दुनिया सुनती भी नहीं थी, क्योंकि इंडिया की रेलेवेंस ज्यादा थी, उन इंडिविजुअल बड़े मुल्कों के साथ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा थी। ये बहुत अच्छा इस सेंस में हमें फायदा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जंग बिल्कुल नहीं बुरी, बहुत बुरी होती हैं और बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मैं उसके खिलाफ हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बीइंग अ फाइटर पायलट मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि आई वाज नॉट, इफ आई वाज टू शूट समबडी, तो मैं इसलिए तो नहीं शूट करता किसी को कि आई हेट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई शूट बिकॉज आई लव व्हाट इज बिहाइंड मी। तो मैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी करता हूँ सारा कुछ। जंगें बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन अब क्योंकि हो गई है, हमें प्लस फैक्टर मिल गया है ये वाला कि हमें एक मॉरल भी थोड़ा सा हो गया है, हमारी रेलेवेंस भी हो गई है, दुनिया ने जंप इन करके रुकवाया भी है, हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। हिना रबानी खार साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये बहुत एडवांटेज हमें हासिल हुआ है। कहाँ हम ऑलमोस्ट कश्मीर के सेंस में कह रहा हूँ, वी वर नॉट रेलेवेंट। हमारी दुनिया सुनती थी, चंद एक दो तीन दोस्त आप गिन सकते हैं जो ऑल आउट सपोर्ट करते थे, बाकी दरमियान में रह के करते थे कि नहीं नहीं ना लड़ो ना लड़ो, अच्छा नहीं होता, बुरी बात, वो करते रहते थे। अब नो लेस देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने कहा है कि मसला है। जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने कहा है, वो इंटरवीन करते हैं, कितना करते हैं। देखिए जब आप ये मनवा लेते हैं ना कि ट्रबल है, जी लेट मी कम टू दिस। आपने जो एक अहम सवाल किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवीन करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसका जो ज़ाब्ता अखलाक होगा वो क्या होगा। इस वक्त उनकी नज़रें जो हैं वो पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे हैं, यूक्रेन पे हैं, और उन्होंने अलल अलान कह दिया है कि जी हम किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। क्या उनका क्या रवैया होगा और वो किस तरीके से इंटरवीन करेंगे, ये अब अगला मरहला होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के अंदर। ये हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से वक्फे के बाद।